गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स में थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि थायराइड के कैसे सिंथेसिस होती है, थायराइड ग्लैंड की कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन की सिंथेसिस कैसी होती है, वो कैसे ब्लड से आयोडाइड परऑक्सीडेज एंजाइम के चलते आयोडीन में चेंज हो जाता है, फिर MIT और DIT कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिससे T3 और T4 हार्मोन बनते हैं और वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत सारे डिसऑर्डर देखे थे थायराइड फंक्शंस के, हाइपोथायराइडिज्म के चलते कौन कौन सी बीमारी होती हैं, क्रिटिनिज्म होता था, माइक्सडेमा होता था, एंडेमिक ग्वाइटर होता था और हाइपरथायराइडिज्म के चलते एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होते थे। कल हम लोगों ने एंटी थायराइड ड्रग की बारे में भी पढ़ा था कि एंटी थायराइड ड्रग्स वैसे ड्रग होते हैं जो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को रोक देते हैं, वो एंटी थायराइड ड्रग होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देखा था कि वो 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड थे: थायोयूरिया डेरिवेटिव, आयोनिक इनहिबिटर, आयोडाइड्स एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन। जिसमें से थायोयूरिया डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो आयोडाइड से आयोडीन में चेंज नहीं होने देता है और आयोडीन को टायरोसिन के साथ काम नहीं करने देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जो है आयोनिक इनहिबिटर। आयोनिक इनहिबिटर क्या करता है, वो कैसे काम करता है? These drug completely inhibit the trapping of iodide by the thyroid gland। अगर आप सिंथेसिस का मैकेनिज्म वो फ्लो चार्ट याद करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लड में जो आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप्ड हो रहे थे थायराइड ग्लैंड में, तब जाके वो परऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू आयोडाइड से आयोडीन में चेंज हो रहे थे। तो आयोनिक इनहिबिटर क्या करता है कि वो जो आयोडाइड है उसको वो थायराइड ग्लैंड में ट्रैप ही नहीं होने देता, ना वो आएगा ना आगे वो फर्दर काम करेगा। इसके प्रिपरेशन एंड डोज हैं आयोनिक इनहिबिटर के। पोटासियम परक्लोरेट इनिशियली हम लोग पहले 200 से 400 mg देंगे, बाद में हम लोग 600 से 800 mg दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आयोडाइड्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। आयोडाइड्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग द रिस्पॉन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड टू TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना जो रिस्पॉन्स देता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू, जब वही कम हो जाएगा तो वो काम कैसे करेगा? एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई चीज़ हमें लेना है तो अगर हम अपना हाथ आगे ही नहीं बढ़ाएंगे तो वो चीज़ हमारे हाथ में कैसे आएगी? उसी तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू जो उसका रिस्पॉन्स है वो कम कर देती है। नेक्स्ट, आयोडाइड शट ऑफ द रिलीज ऑफ प्रीफॉर्म थायराइड हार्मोन। जो पहले से थोड़ा तैयार थायराइड हार्मोन रहते हैं उनके रिलीज को भी आयोडाइड जो है वो रोक देता है। इस इफेक्ट को हम लोग थायराइड कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज थायराइड कॉन्स्टिपेशन। तो आयोडाइड कैसे काम करता है? पहला, वो थायराइड ग्लैंड के TSH के तरफ जो रिस्पॉन्स जाता है उसको रोक देता है और जो थायराइड हार्मोन पहले से थोड़ा बने हुए हैं उनके रिलीज को भी वो रोक देता है, जिसको हम लोग थायराइड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एक्शन क्या क्या देता है आयोडाइड? सिक्रिएशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज डिक्रीज। जो अब ये रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है थायराइड ग्लैंड और जो पहले से थायराइड हार्मोन बने हुए हैं उनको भी रोक दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि थायराइड हार्मोन का जो सिक्रिएशन है वो कम हो जाएगा। तो पहला यही है दैट सिक्रिएशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज डिक्रीज्ड। देयर इज फॉल इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मैंने बताया था पहले कि क्या होता है, जो खाना हम खा रहे हैं उसका टूटना, एक्सक्रीट होना, ये सारा मेटाबॉलिक फंक्शन में ही आता है। तो ये सारे बेसल मेटाबॉलिक रेट जितने भी हैं बॉडी में, इनमें कमी हो जाती है। ग्लैंड बिकम लेस वस्कुलर एंड फर्म। जो ग्लैंड है वो लेस वेस्कुलर मतलब वेन्स और आर्टरीज जो होते हैं वो कम काम करने लगते हैं, एंड फर्म मतलब हार्ड हो जाते हैं। The acniar cell becomes small in size and colloid content increases.
एक्नियार सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल कैविटी होते हैं ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में मेनली होते हैं। ये स्मॉल कैविटी होते हैं जिनको हम एक्नियार सेल्स कहते हैं। उनका साइज छोटा होता है और उनके अंदर जो कोलॉइड होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या क्या है आयोडाइड्स के? स्किन रैशेज हो जाते हैं, लैक्रिमेशन मतलब वाटरी आई, आँख से आंसू निकलने लगता है, इंक्रीज्ड सैलिवरी सिक्रिएशन, जो सलाइवा का सिक्रिएशन है वो बढ़ जाता है। इसके प्रिपरेशन एंड डोजेस क्या क्या हैं? सोडियम आयोडाइड जो है वो 6 से 10 mg हम लोग डेली दे सकते हैं अलग अलग डोजेज में। पोटासियम आयोडाइड भी हम लोग 6 से 10 mg डेली दे सकते हैं अलग अलग डोजेज में। लुगोल्स आयोडीन जो है वो हम लोग 0.3 ml डेली दे सकते हैं। लुगल्स आयोडीन क्या होता है? ये 5% आयोडीन प्लस 10% पोटासियम आयोडाइड का मिक्सचर होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और एमसीक्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि लुगल्स आयोडीन क्या है। तो लुगल्स आयोडीन 5% आयोडीन प्लस 10% पोटासियम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो उसका क्लासिफिकेशन है रेडियो एक्टिव आयोडीन, उस पर देखते हैं। तो जैसे नॉर्मल आयोडीन जो है वो ट्रैप्ड होता है, उसी तरीके से ये रेडियो एक्टिव आयोडीन भी ट्रैप होता है। लाइक नॉर्मल आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन इज ट्रैप्ड इन थायराइड ग्लैंड। इट इज इनटू थायराइड हार्मोन एंड स्टोर्ड इन द कोलॉइड्स। ये थायराइड हार्मोन में ही होते हैं और ये कोलॉइड्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इट इमिट्स बीटा एंड गामा रे। ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो बीटा और गामा रे इमिट करता है। बीटा रे डिस्ट्रॉय द ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू एंड इनहिबिट देयर रेप्लिकेशन। जो बीटा रे है वो जो ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका रेप्लिकेशन रोक देता है। अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा क्योंकि जो थायराइड टिश्यू है वही डिस्ट्रॉय हो गया है और जो बचे उनका रेप्लिकेशन भी, उनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है। इसके रेडियो एक्टिव आयोडीन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऑल्सो हेल्पफुल इन पेशेंट हु कैन नॉट अंडरगो सर्जरी। जो सर्जरी वैसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनका हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। प्रिपरेशन एंड डोजेस क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन एट ए डोज ऑफ 5 to 10 माइक्रोक्यूरीज बाय माउथ। हम लोग सॉल्यूशन सोडियम और रेडियो एक्टिव आयोडीन का सॉल्यूशन बनाकर 5 से 10 माइक्रोक्यूरीज माउथ के थ्रू मीन्स ओरली दे सकते हैं। अब उसके एडवर्स रिएक्शन क्या क्या है? फिब्राइल रिएक्शन। फिब्राइल रिएक्शन क्या होता है कि फीवर एंड चिल्स, ठंड लगती है उसके बाद फीवर आ जाता है, तो फेब्राइल रिएक्शन उसी को कहते हैं फीवर एंड चिल्स। नेक्स्ट, डिक्रीज द ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट को वो डिक्रीज कर देता है। नियोप्लास्टिक चेंजेस इन थायराइड। नियोप्लास्टिक क्या होता है? नियोप्लास्टिक होता है अब नॉर्मल टिश्यू फॉर्म व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड। मीन्स जो सेल जो है उसको जितना ग्रो होना चाहिए और जितना डिवाइड होना चाहिए, जब उससे ज़्यादा वो डिवाइड हो जाते हैं, उससे ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, तो अब नॉर्मली वो ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो अब नॉर्मल कंडीशन हो रहा है टिश्यू का या सेल का, उसको हम लोग नियोप्लास्टिक कहते हैं। मीन्स जरूरत से ज़्यादा वो ग्रो हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, तो नियोप्लास्टिक चेंजेस इन थायराइड। नेक्स्ट है डैमेज ऑफ फीटल थायराइड। फीटस के थायराइड ग्लैंड में भी डैमेज हो जाता है और अगर ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाता है। ये सारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। पहला था थायोइडिया डिरेवेटिव्स, नेक्स्ट आयोनिक इनहिबिटर, उसके बाद आयोडाइड्स और अब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन। सारे के हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिए, उनके प्रिपरेशन एंड डोजेस देख लिए और उनके एडवर्स इफेक्ट भी देख लिए। आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी थायराइड ड्रग ही हैं। थायराइड ड्रग्स आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने उसको गो थ्रू नहीं किया है। दैट्स इट।
आपका एंटी थायराइड ड्रग यहीं पे ख़त्म होता है। फर्दर क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।